आज मैं आपको एक ऐसी कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो सिर्फ एक रात की कहानी है, जो कि एक गूंगी लड़की के जिंदा बचे रहने की है, क्योंकि इसके पीछे पड़ चुका है एक मैनिएक जिसे बस लोगों को रात के अंधेरे में मारने से मतलब है, क्यों वो खुद भी नहीं जानता। मैं बात कर रहा हूँ 2021 में आई एक अमेजिंग थ्रिलर मूवी मिडनाइट के बारे में। सो कहानी की शुरुआत होती है एक अननोन लड़की से जो देर रात को अपने काम से घर लौट रही थी, लेकिन जैसा कि उस रात के अंधेरे में उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिलती और वो अपना रास्ता चल के तय करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ कदम चलते ही शी क्विकली रियलाइज कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है और एक अनजानी कार उसके नजदीक आके खड़ी हो जाती है, जिसमें हमें देखने मिलता है इस मूवी का किलर। वो उसे ऑफर करता है कि इतनी रात गए तुम्हें कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगी, आओ मैं तुम्हें मेन रोड तक छोड़ देता हूँ। लेकिन लड़की उसे मना कर देती है और वो वहां से जाने लगती है। पर जैसा कि एक कातिल अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं जाने देता, वो अपनी गाड़ी के दरवाजे खोल देता है, जिसके अंदर हम देख पाते हैं कि कई सारे कपड़े और हथियार लटके हुए हैं और उस गाड़ी से हल्की हल्की आवाज करते हुए कोई तो उस लड़की को मदद मांग रहा है। हालांकि वो लड़की जैसे ही अपनी नजर पूरी कार में घुमाती है, उसे पहले तो एक जख्मी इंसान दिखाई देता है, लेकिन हेल्प वो नहीं मांग रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि उस लड़की के ऊपर वो किलर हमला कर देता है। कट्टू एक पुलिस कार उस किलर के नजदीक आती है, जिन्हें बुलाया भी उसी ने था, और वो उनके सामने भोला बनकर नाटक शुरू कर देता है कि मैंने सब कुछ देखा है। पास की फैक्ट्री से 3 वर्कर्स ने मिलकर इसे बेरहमी से मारा है। हालांकि वी ऑल नो कि उन्हें इसी ने मारा है। पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है और हम देख पाते हैं कि किलर अपना काम करके बड़ी ही आसानी से छूट चुका है। खैर इसके बाद हमें देखने मिलती है इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट क्यूमी, जो कि एक गूंगी और बहरी लड़की है। हालांकि उसे इस बात का गम नहीं है, वो अपने काम में काफी ज्यादा तेज तर्रार है। और इसी के बीच हमें 2 नए कैरेक्टर्स भी देखने मिलते हैं जो कि भाई बहन है। लड़की का नाम है चो सुजुंग और उसके भाई का नाम है जोंग। जहाँ चो आज एक ब्लाइंड डेट पर निकली है, लेकिन उसका भाई उसे लेकर काफी कंसर्न फील करता है। वो उसे पहले तो एक ढंग के कपड़े पहनने के लिए कहता है, वही उसे कुछ पैसे देते हुए ये भी कहता है कि कभी भी किसी भी लड़के के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना, आज के डिनर के पैसे तुम ही दोगी। हालांकि वो उसे 10 बजे तक घर आने के टाइम लिमिट भी देता है, लेकिन चो उसे 12 बजे तक आती हूँ बोल के वहां से निकल जाती है। वही हम क्यूमी के ऑफिस में देख पाते हैं कि वहां क्लाइंट्स के साथ आज रात की ड्रिंक्स पे कौन जाएगा इसे लेकर बातचीत चल रही थी। तभी क्यूमी अपना हाथ खड़ा कर देती है कि आज की डिनर मीटिंग को वो अटेंड करना चाहती है, क्योंकि सिर्फ वो गूंगी है, इसके लिए उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसे सुनकर उनकी सुपरवाइजर क्यूमी को साथ ले जाने के लिए राजी हो जाती है। हालांकि वहां जाने के बाद हम देख पाते हैं कि सारे एम्प्लॉइज मिलकर क्यूमी का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कुछ भी समझ नहीं पाती, लेकिन उल्टा क्यूमी सब कुछ समझ रही थी और वो उन्हें इशारों इशारों में काफी कुछ सुना भी देती है। कट्टू हमें क्यूमी की माँ दिखाई देती है, जो कि एक कपड़ों की दुकान में सिलाई और बुनाई का काम करती है। हालांकि वो भी डेफ है और आज उसे अपने काम का अच्छा बोनस मिला है। उसे वही काम करने वाली लेडी पूछती भी है कि तुम इतने पैसों का क्या करोगी। तभी वो इशारों में समझाती है कि वो अपनी बेटी के साथ जेजो नाम के आइलैंड पर घूमने जाने वाली है। खैर वही हमें जोंग भी दिखाई देता है, जो कि पेशे से एक पुलिस ऑफिसर है। वो अपनी बहन चो को लेकर काफी फिक्र कर रहा है, क्योंकि वो उसके सारे मैसेज देख तो रही है मगर उसका रिप्लाई नहीं दे रही है। हालांकि उसके बाद हम फिर से देख पाते हैं क्यूमी को, जो मेन रोड पर अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही थी। और जैसा कि दोनों माँ बेटी गूंगी और बहरी है, तो इन दोनों का कम्युनिकेशन करने का जरिया भी कॉम्प्लिकेटेड है। क्यूमी के कार में एक डेसिबल मीटर लगा हुआ है, जो कि उसे आसपास के नॉइस को लेवल्स के थ्रू दिखाई देता है। जहाँ साइड मिरर में वो देख पाती है कि एक 2 व्हीलर जोर से रास्ते से जा रही है, लेकिन उसकी माँ उसे देख नहीं पाती है और यहाँ पर एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है, जिसके चलते वो अपनी माँ को भी बहुत कुछ सुना देती है कि तुम्हें आसपास देखते हुए रोड क्रॉस करना चाहिए। लेकिन उसकी माँ उसे अपने ट्रिप को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है ये बता देती है और उसी के चलते उसका ध्यान रोड पर नहीं था। खैर इसके बाद हम फिर से जोंग को देखते हैं, जिसे लग रहा था कि उसकी बहन चो अभी तक घर पर आ चुकी होगी, पर 10 बज चुके थे, लेकिन अभी तक चो घर पर नहीं आई थी। जिसके बाद हम उसी किलर को देख पाते हैं जो हमें कहानी के शुरू में देखने मिला था, जहां आज भी वो किसी को मारने के लिए ढूंढ रहा है। तभी उसकी नजर क्यूमी के कार पर पड़ती है, जहां क्यूमी अपनी माँ को वहां पर ड्रॉप करके कार को पार्क करने निकल जाती है। एंड वी कैन सी शिकारी को नया शिकार मिल चुका था, वो उसका पीछा करता है, उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसके सामने आ जाती है चो, जो अपने भाई जोंग के साथ कॉल पे बात कर रही थी। एंड सडनली किलर अपना डिसीजन चेंज कर लेता है, वो क्यूमी की माँ के बदले चो के पीछे भाग लेता है, जिसके साथ क्यूमी पार्किंग में अपनी कार को पार्क कर लेती है। वही जोंग अभी भी परेशान था, क्योंकि चो घर पर नहीं आई थी, जिसके चलते वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। क्यूमी की माँ, जो कि अपनी बेटी का इंतजार वही कर रही थी जहाँ क्यूमी ने उसे ड्रॉप किया था, वही उसके पीछे से कोई तेजी से भागते हुए आता है। पहले तो हमें ये किलर लगता है, लेकिन वो दरअसल जोंग था, जो अपनी बहन को ढूंढ रहा है। जोंग उनसे पूछता भी है कि क्या आपने मेरी बहन को देखा है, जिसके जवाब में क्यूमी की माँ उसे कुछ भी बोल नहीं पाती। वही हम देख पाते हैं कि इस सारे मामले को किलर दूर से देख रहा होता है और वो जल्दी जल्दी
अपने हथियारों को निकाल रहा था ताकि वो इस मामले को अंजाम दे पाए, लेकिन जिस अंधेरी लेन में उसने चो को रखा था वहाँ पर क्यूमी आ जाती है, जो कि वहाँ पर अंधेरा बहुत था। अंदर से मदद के लिए चो पुकार भी रही थी, मगर क्यूमी को पता तो तब चला जब चो ने अंदर से अपना एक जूता बाहर फेंक दिया। अब यहाँ से किलर भी सारी चीजों को देख ही रहा था और जैसे ही क्यूमी यहाँ से अंदर गई, किलर उसे भी मारने के लिए भाग लेता है। चो क्यूमी को बताती है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, मेरे पेट में चाकू मारा गया है, लेकिन इस बात को क्यूमी समझ ही पाती तभी वहाँ पर किलर आ जाता है। हालांकि चो वहाँ पर क्यूमी को बचाती है और क्यूमी वहाँ से भाग लेती है। किलर भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है क्योंकि अब क्यूमी ने सब कुछ देख लिया था। क्यूमी भागते भागते पार्किंग तक जा पहुंचती है। वो बड़े ही धीरे से अपनी कार का दरवाजा खोल लेती है, अपनी माँ को वीडियो कॉल के थ्रू बता देती है कि उसका कोई ना कोई तो पीछा कर रहा है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि जो डेसिबल मीटर उसकी कार में मौजूद था उसके लेवल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि आसपास कोई ना कोई तो है। तभी बैक सीट से वो किलर हंसना शुरू कर देता है। ऑल्दो क्यूमी यहाँ पर अपनी कार को बड़ी ही तेज चलाकर किलर को वहाँ पर चकमा दे देती है और भाग के अपनी माँ की ओर पहुंच जाती है, जहाँ पे एक इमरजेंसी पोल भी था, जिसे अगर प्रेस किया जाए तो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को तुरंत पता चल जाता है कि कोई ना कोई तो मुसीबत में है। हालांकि क्यूमी अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है सिचुएशन को समझाने की, पर वो गूंगी थी, जिसकी वजह से वो अपनी इस अजीब सिचुएशन को उन्हें समझा ही नहीं पाती। तभी हमें देखने मिलता है कि वही किलर जो ये सब कुछ कर रहा था वो वहाँ पर सूट वगैरह पहन के उनके सामने आ जाता है। ऑल्दो उसने पहले तो मास्क से अपना पूरा मुंह ढका हुआ था, जिसके चलते क्यूमी उसे पहचान नहीं पाती। जहाँ वो उन्हें इस झूठ की पट्टी पढ़ाता है कि वो अपनी बहन को वहाँ पर ढूंढ रहा है, जिसने येलो स्कर्ट और व्हाइट शूज पहने हैं, जिसके चलते क्यूमी को ऐसा लगता है कि ये उसी लड़की का भाई है जिसने उसे थोड़ी देर पहले एक जख्मी हालत में पाया था। जिसके बाद जैसे तैसे करके वो उन दोनों को कन्विंस कर ही चुका था वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो कॉप्स को पूरा मामला समझाती है कि कैसे उसके पीछे कोई ना कोई तो पड़ा हुआ था, जिसे कंफर्म करने के लिए ऑफिसर्स भी सीसीटीवी चेक करने जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उस पार्किंग के सीसीटीवी को टीनेजर्स ने पहले से ही मोड़ दिया था। और यहाँ पर हम भी महसूस करते हैं कि क्यूमी सिर्फ और सिर्फ गूंगी होने के चलते उसकी बातों को यहाँ पर सीरियसली नहीं लिया जा रहा। पुलिस उन्हें नीचे वेट करने के लिए बोल देती है। तभी लिफ्ट में वो किलर इस बात को उन दोनों के सामने रिवील करता है कि खोई हुई उसकी बहन नहीं है, क्योंकि उसकी बहन का उसे मैसेज आ गया है कि वो उसके घर पर पहुंच चुकी है। ऑल्दो हमें यहाँ पर पता है कि ये इन दोनों को मामू बना रहा है। खैर इसके बाद हम देख पाते हैं कि क्यूमी पुलिस स्टेशन में उस लड़की और उस किलर को लेकर इन्फॉर्मेशन दे ही रही थी, लेकिन वही बैठे उस किलर के साथ एक नशेड़ी की हाथापाई हो जाती है, जिन्हें सुलझाते सुलझाते वहाँ का पुलिस ऑफिसर बाहर चला जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वो क्यूमी का स्टेटमेंट रीड करने लगता है ताकि उसे भी पता चले कि क्यूमी उसे लेकर कितना जानती है। और जैसे ही उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इन्होंने शायद इसे पहचान लिया है, तभी वो क्यूमी की माँ को उसके बैग में से एक चाकू दिखा देता है, लेकिन वो कुछ कर पाता तभी जोंग वहाँ पर आ जाता है अपनी बहन को लेकर कंप्लेंट लिखवाने। जिसके बाद जोंग एक एक करके सभी को अपनी बहन की तस्वीर दिखाना शुरू कर देता है और क्यूमी उस लड़की को पहचान लेती है, लेकिन वो उसे लेकर कुछ बोल पाती तभी वहाँ पर वो नशेड़ी फिर से एक बार लौट आता है और पुलिस ऑफिसर फिर से उसे शांत करवाने के लिए बाहर ले जाता है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि क्यूमी की माँ को पता चल चुका है कि वो किलर यही है, लेकिन वो उसे वहाँ पर धमका देता है। जिसके बाद वो चाकू लेकर जोंग की ओर बढ़ता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता, लेकिन वो इस बात को एडमिट कर लेता है कि वो वही है जिसने उसकी बहन को चाकू मारा है, जिसके चलते वहाँ पर उन दोनों में काफी हाथापाई हो जाती है। वहाँ पर अंदर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन तब तक किलर वापस भोला बन के अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में वो ऑफिसर्स जोंग को इलेक्ट्रिक गन से अनकॉन्शियस कर देते हैं। एंड एज वी थिंक किलर फिर से एक बार निर्दोष छूट जाता है। भले ही क्यूमी और उसकी माँ वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर उन्हें फिर से एक बार नजरअंदाज किया जाता है और ये शैतान फिर से एक बार खुला छूट जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जोंग होश में आ चुका है और वो उन सारी चीजों को पुलिस स्टेशन में समझा देता है। कॉप्स उनसे माफी भी मांग लेते हैं और वो क्यूमी और उसकी माँ को घर ड्रॉप कर देते हैं। वही हम देख सकते हैं कि जोंग फिर से एक बार अपनी बहन को ढूंढने के लिए उसी मौका वारदात पर लौट जाता है और दूसरी ओर क्यूमी और उसकी माँ इस हादसे को समझ ही रही थी कि वहीं पर एक लेडी आ जाती है जो क्यूमी की माँ के साथ कुछ सामान डिलीवर करने के लिए निकल जाती है, यानी कि क्यूमी अब घर पे अकेली थी। उसके घर में भी ठीक उसी तरीके का डेसिबल मीटर लगा हुआ था जैसा उसकी कार में था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि किलर वापस अपना अधूरा काम करने के लिए क्यूमी का पीछा करते करते वो उसके घर तक आ पहुंचा है और कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा क्यूमी को भी आ चुका था, लेकिन जब तक वो मदद बुला पाती तभी किलर उस पर अटैक कर देता है। वो उसे चकमा देते देते खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है और चो के फोन से जोंग को मैसेज भेज देती है, लेकिन तब तक दूसरी ओर से किलर दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो चुका था, जिसे देखकर क्यूमी खिड़की से नीचे कूद जाती है और इन दोनों में फिर से एक बार चूहे बिल्ली का वही खेल शुरू हो जाता है। ऑल्दो जोंग भी वापस आ चुका था। इन तीनों के बीच काफी भागा दौड़ी होती है, लेकिन एट द एंड एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर क्यूमी फंस जाती है। एक तरह से किलर भी उस तक पहुंच चुका था, लेकिन जोंग भी वहाँ आ ही जाता है। लेकिन जोंग कुछ कर पाता तभी किलर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि तू इस गूंगी
वाली लड़की को मेरे लिए छोड़ दे और मैं तेरी बहन का पता तुझे बता दूंगा। पहले तो हमें ऐसा लगता है कि जोंग क्यूमी को अकेला नहीं छोड़ेगा, पर फाइनली वो अपने बहन के खातिर क्यूमी को उसी हालत में छोड़कर वहां से अपनी बहन को बचाने भाग पड़ता है। लेकिन जैसा कि किलर बहुत होशियार है, उसे पता था कि चो का फोन क्यूमी के पास है और उसने ठीक उसी चाल का फायदा उठा लिया और जोंग को क्यूमी के घर पे भेज दिया जहाँ पर चो के फोन का लोकेशन दिख रहा था। यानी कि जोंग चूतिया। फिर से हमें एक बार देखने मिलता है कि क्यूमी किलर की आंखों में मिट्टी डालकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी उसे रास्ते पर जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, किलर की वैन से चो बाहर आती हुई दिखती है। जहाँ यहाँ पर भी अगर क्यूमी चाहती तो वो ठीक जोंग की तरह चो को भी यहाँ पर अकेला छोड़ सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करती। वो चो को बचाते हुए उसे वहीं पर छुपा देती है और खुद किलर के सामने आ जाती है ताकि चो वहां पर बच जाए। जिसी का फायदा उठाकर चो अपने भाई को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देती है, जिसके चलते चो को वहां पर बचा लिया जाता है। और जैसा कि क्यूमी ने चो की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाई थी, तो जोंग भी उसकी माँ से ये वादा करता है कि वो उनकी बेटी को इस बार बचा के ही रहेगा। वही दूसरी ओर क्यूमी किलर को भगाते भगाते मेन रोड तक ले आती है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वो काफी लोगों से वहाँ पर हेल्प मांगने की कोशिश भी करती है, पर उसकी बात वहाँ पर कोई भी नहीं समझ पाता। किलर यहाँ पर एक और चाल चलता है और वो क्यूमी को अपनी एक अबनॉर्मल बहन बता देता है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसके चलते मिलिट्री के कुछ बंदे एक्चुअली क्यूमी को उसके हवाले कर देते हैं। यानी कि अब यहाँ से क्यूमी को किलर से कोई नहीं बचा सकता। क्यूमी यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है, वो किलर के सामने बहुत गिड़गिड़ाती भी है। जहाँ इस सीन को एक्चुअली तुम देखना, यहाँ पर इस एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग से 4 चांद लगा दिया है। बहरहाल किलर को इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो क्यूमी को एक अंधेरी लेन में ले जाता है ताकि वो उसका मामला खत्म कर दे। लेकिन तभी फॉर गॉड सेक वहाँ पर जोंग आ जाता है, जो किलर की अच्छी खासी पिटाई वहाँ पर शुरू कर देता है। क्यूमी से भी वो माफी मांग लेता है, लेकिन तभी किलर पीछे से इस बात को बोल के वहाँ से भाग जाता है कि ये नहीं तो इसकी माँ ही सही। और हम देख पाते हैं कि किलर क्यूमी की माँ को उस भीड़ में ढूंढ लेता है और वो उससे कुछ कर पाता। तभी क्यूमी अपने हाथों में चाकू लेकर किलर की ओर भाग आती है, जहाँ यहाँ पर चाकू तो मारा जाता है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि क्यूमी ने दरअसल चाकू किलर को नहीं खुद को मारा था। ऊनो रिवर्स बेबी। वहाँ पर जमा हुई जनता भी इस बात को नोटिस कर लेती है कि इसी बंदे ने क्यूमी को चाकू मारा है। पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और इन्हीं बातों से किलर को पता चल जाता है कि उसका खेल यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। वो गुस्से में क्यूमी को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ देता है। तभी पुलिस भी उसे वार्निंग देने के बाद भी ना रुकने के चलते उस पर गोलियां बरसा देती है। एंड फाइनली क्यूमी और उसकी माँ इस सीरियल किलर के आतंक से आजाद हो जाती है। कट टू क्लाइमैक्स में हम देख पाते हैं कि क्यूमी की माँ ने उसे किया वादा पूरा किया। हालांकि इस बार जेजो आइलैंड पर उनके साथ चो और जोंग भी जुड़ जाते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। सो या ये कहानी थी 2021 में आई एक साउथ कोरियन मूवी मिडनाइट की, जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई थी। देन आई थॉट कि क्यों ना इस पे एक फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो ही बनाया जाए। खैर इसके अलावा अपने इस चैनल ने स्कूप DRS ने 10,000 सब्सक्राइबर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, तो फिर उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड या और बहुत बड़ा करना है इस चैनल को, तो फिर वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड वीडियो के साथ, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।